RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोज में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझने के लिए पहले आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो अवश्य देखी होगी, जिसमें हमने अभिक्रियाओं का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया था। उनमें हमने एक वर्गीकरण ये भी दिया था कि अभिक्रियाओं को दिशा के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अन्य अभिक्रियाओं को समझने से पहले हमें दिशा के आधार पर जो प्रकार है उनको याद कर लेना, उनको समझ लेना आवश्यक हो जाता है। तो दिशा के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की अभिक्रिया हमारी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि दूसरे प्रकार की होती है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब ये अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती क्या हैं? देखिए, सामान्य तौर पर अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार से लिया जाता है कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है। और अभिक्रिया सामान्यतः अभिकारक से उत्पाद की ओर ही मानी जाती है, यानी अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो जब ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, केवल एक दिशा में, अर्थात अभिक्रिया में केवल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको इरेवर्सिबल अभिक्रिया, इरेवर्सिबल, जो केवल एक ही दिशा में होती है। अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जिसमें केवल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तथा इनमें अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान, ये एरो मार्क लगा दिया जाता है। जिनमें ये चिन्ह उपस्थित होगा उन्हीं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम ले लें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो ये CaO और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं किसी पात्र में लेकर, तो गर्म करने पर CaO बन जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ बीच में ये एरो मार्क आया हुआ है, तो इस कारण ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद अभिकारक में, अभिकारकों को हम R से, रिएक्टेंट से प्रदर्शित कर दें, उत्पाद को हम P से, प्रोडक्ट P से प्रदर्शित करें, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते रहते हैं तथा उत्पाद भी अभिकारकों में परिवर्तित होते रहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। रिवर्स अर्थात जो उल्टी दिशा में भी हो जाती हैं, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से देखिए, दोनों में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो केवल अभिकारक से उत्पाद की ओर होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद तथा उत्पाद अभिकारकों में परिवर्तित होते रहते हैं। अगर इनमें अंतर पूछा जाए तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एरो मार्क, तीर का निशान लगाते हैं, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के बीच उत्क्रमणीयता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को उत्क्रमणीयता चिन्ह कहा जाता है। इसके स्थान पर हम यहाँ बराबर का निशान भी प्रयुक्त कर सकते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब एक तीसरी बात जो सबसे मेन डिफरेंस है, जिससे पता चलता है कि कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी और कौन सी उत्क्रमणीय होगी। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें और इसके बीच में यही चिन्ह लगा दें, तो यहाँ पर CaO और CO2 फिर से बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो Ca और CO2 बना, लेकिन ये दोनों भी परस्पर क्रिया करके इसका निर्माण कर देते हैं। अब ये अंतर कब आता है? ये तीसरा अंतर है कि जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो सदैव खुले पात्र में होती हैं।
खुले हुए पात्र में, जबकि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वो सदैव बंद पात्र में होती हैं। इससे क्या होगा भाई, देखिए जब खुला पात्र होगा उसमें जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधे वातावरण में चली गई, लेकिन जब हम इसको एक बंद पात्र में करते हैं तो बंद पात्र में करने पर ये बनी हुई CO2 भी इसी मिश्रण में रहेगी और यहाँ पर आपका CaO भी रहेगा। तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके फिर से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं। तो 3 अंतर के रूप में हमने आपको यहाँ पर अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को बता दिया कि सबसे पहले तो हमने अभिकारक और उत्पाद की दिशा के आधार पर बताया, दूसरा इनके बीच में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह के रूप में बताया और तीसरा प्रयुक्त होने वाले पात्र के रूप में। तो आप इस प्रकार से अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को याद कर सकते हैं। अपनी कॉपी में इस वीडियो को बार बार देखकर इनके अंतर को नोट कर सकते हैं। एग्जाम में ज्यादातर अंतर के रूप में ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में और उदाहरण के रूप में पूछे जाते हैं। एक उदाहरण तो हमने यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का लिया, हम एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। एक अन्य उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं H2 + I2 = 2HI। जब हमने ये एरो मार्क इस प्रकार से लगा दिया तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जब हमने इसी को H2 + I2 या रिवर्सिबिलिटी साइन लगा के लिख दिया तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हैं, एरो मार्क और ये चिन्ह लगा हुआ देखकर। जिनमें ये चिन्ह लगा होगा वो केवल एक ही दिशा में होंगी। इन अभिकारकों से उत्पाद तो बन जाएंगे लेकिन उत्पादों से अभिकारक नहीं बनेंगे, जबकि जहां पर ये चिन्ह लगा हुआ है उसका अर्थ है कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है। कक्षा 10 के लिए हमारी वीडियो चली हुई है पहले चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसकी अगली वीडियो में हम लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ चले हुए हैं। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि ये अभिक्रियाएं होती हैं संयोजन या योगात्मक प्रकार की, दूसरी बताई थी हमने आपको प्रतिस्थापन प्रकार की, एक थी आपकी अपघटन और एक थी आपकी लास्ट उभय अपघटन। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने आपको बताई थी। अब आज हम इस वीडियो में इनको विस्तार पूर्वक लेकर चलते हैं, जिनमें सबसे पहले आपकी आती है संयोजन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। वैसे मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप इन नोट्स को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपनी कॉपी में जरूर नोट कर ले, जरूर लिख लें, ताकि उनको आप अतिरिक्त समय भी दे सकें। हर समय शायद आप वीडियो से नहीं समझ सकते, कुछ बार आपको तैयारी भी करनी होती है, तो आप जो मैं आपको बोलकर बताता हूं उनको जरूर नोट कर लें। तो योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। योग होता है जुड़ना, संयोग करना भी होता है जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हों। एक पदार्थ से हमारा एक प्रकार का पदार्थ होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के द्वारा अगर इसको समझें, H2 + O2 = H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके जल का निर्माण करती हैं। अगर हम इस समीकरण को बैलेंस करें तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 ऑक्सीजन के, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो जल के 2 अणु हैं, यहाँ तो 2 पदार्थ बन गई, जबकि परिभाषा में बताया गया है कि 2 या अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करें। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जल एक पदार्थ है जिसके 2 अणुओं का निर्माण हो रहा है जल के ही अणु, कोई अन्य पदार्थ नहीं बना, केवल जल का पदार्थ ही बनता है। जल पदार्थ बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पदार्थों ने आपस में संयोग करके जल का निर्माण कर दिया। तो इस अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं आपके। हाइड्रोजन + आयोडीन = 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो सकता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी आपकी अभिक्रियाएं होंगी। एग्जाम में मुख्यतः 1 या 2 उदाहरण पूछ ली जाती हैं।
अगर कभी आपको कोई उदाहरण दे दिया जाए तो उसमें देख लें कि एक तरफ दो पदार्थ हैं और दूसरी तरफ एक ही पदार्थ है, इसके साथ प्लस में कुछ दूसरा पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो वो फिर योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर ये योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। कार्बनिक यौगिकों के रूप में भी कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे कि एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस यौगिक का नाम होता है एथिलीन। जब ये एथिलीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, योग अभिक्रिया देता है, तो ये परस्पर जुड़कर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन का निर्माण कर देता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग किया गया है, तो ऐसी अभिक्रियाएं हाइड्रोजनीकरण कहलाती हैं। जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग होता है, जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का योग होता है उन्हें हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसका एक उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इक्वल टू CH3 CH3 है। यानी एथिलीन हाइड्रोजन के साथ योग क्रिया करके एथेन बनाती है। आप इस अभिक्रिया को पूरा न रटें, जैसे मैं कह रहा हूं एथिलीन का सूत्र याद कीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको C2H4 भी कहा जा सकता है। ये जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो एथेन C2H6 यानी CH3 का निर्माण कर देता है। एक बात का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जब योग अभिक्रिया होती है तो द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। जब आप अभिक्रिया लिखते हैं तो इन मुख्य बातों का ध्यान जरूर रखें। एग्जाम में अगर आप ऐसा कुछ लिख देते हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा देते हो, तो वो गलत हो जाएगा। उससे एग्जामिनर के दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसने रट्टा मार रखा है, रटा हुआ है सब कुछ। लेकिन जब आप इस बात को समझेंगे कि योग अभिक्रिया में द्विबंध एकल बंध में, त्रिबंध द्विबंध में बदल जाता है, यानी बंधों की संख्या घट जाती है। इसे अगर संरचना के रूप में समझें तो कुछ इस प्रकार से लिया जा सकता है C डबल बॉन्ड C। वैसे आपकी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर आएगा, वहां पर इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी होगा। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, इन सब की जगह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, ये एथिलीन है। जबकि एथेन में C डबल सिंगल बॉन्ड C आ जाएगा और प्रत्येक जगह आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, हर जगह 4 संयोजकताएं ही पूरी होंगी। कभी कभी इस हाइड्रोजनीकरण का औद्योगिक उपयोग पूछ लिया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण का उपयोग या एक अन्य उदाहरण भी हम इसको लेकर चल सकते हैं कि जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल जैसे कि आपका सरसों का तेल होता है, ये एक असंतृप्त यौगिक होता है। जब इस असंतृप्त यौगिक पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये वनस्पति घी का निर्माण कर देता है। जैसे आप लोगों ने जो वनस्पति घी, वेजिटेबल घी सुना होगा, जैसे डालडा होता है, उसका निर्माण कर देता है। तो वनस्पति तेलों से ही वनस्पति घी का निर्माण होता है, जो कि संतृप्त हो जाता है, यानी ये हाइड्रोजन यौगिक की संतृप्तता को बढ़ा देते हैं। इसके पश्चात जो बची हुई अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार हैं वो हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 2 बातें आपको बताई, एक तो दिशा के आधार पर उत्कर्ण या ऋणोत्कर्ण में अभिक्रिया, और दूसरी बताई है आपको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसका एक अलग नाम भी पूछा जा सकता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 3-4 पॉइंट जो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।